जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने नए सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जिस तरह से आप सबों का समर्थन मिल रहा है हमें, इसी समर्थन के साथ हम लोग जो है कि कहीं दूसरा काम न करके इस टाइम पर अपना समय जो है कि हम लोग निकाल लेते हैं और समय निकाल कर जो है कि आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर जितना भी हम अपना कंटेंट है वो आपको कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम अपने जो है कि इस सिलेबस को कवर करने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि स्पीडी और लूसेंट का जो है कि आप लोग चलाइए सीरीज। तो आप लोग को बता दे कि जैसे ही महेश बर्नवाल हमारा खत्म हो जाएगा टॉपिक, तो महेश बर्नवाल के बाद आपका लूसेंट और स्पीडी को भी चालू कर देंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिए और स्पीडी और लूसेंट में जो कंटेंट है वो हम आपको जो है कि अपने बात के जरिए आपके सबों के समक्ष हम लोग रखते हैं और अधिक से अधिक जो कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। अगर आप उस कंटेंट पर ध्यान जो है कि आप लोग रख के अगर इस कंटेंट को सुन पा रहे होंगे तो और जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको लग रहा होगा कि यह इस तरह से जो चल रहा है सेशन यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो है कि लेने वाले हैं साइंस को, उसके बाद करंट अफेयर्स को लेंगे। तो चलिए साइंस में आज का आप लोग को आज का पहला सवाल बताना है कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोध का मात्रक जो ओम होता है वह ओम ने ही इस नियम का प्रकाशन किया था, यह इस नियम का खोज किया था जिसे हम लोग V बराबर IR भी कहते हैं। V बराबर IR भी कहते हैं, यानी ओम का नियम। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, याद रखिएगा। और दाब बराबर जब बल बटे क्षेत्रफल हो गया तो दाब का एक और मात्रक होता है उसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन जो होता है वह बल का एसआई मात्रक होता है और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दाब है एक कैसी राशि। दाब है एक अदिश राशि। दाब एक प्रकार का अदिश राशि है। वहीं पर आपका हो गया चाल हो गया, उसके बाद फिर वेग हो गया, संवेग हो गया, यह सब आपका सदिश राशि है। यह सब आपका क्या है, सदिश राशि है। और मूल मात्रक की संख्या कितना है, 7। मूल मात्रक की संख्या 7 है और व्युत्पन्न मात्रक की संख्या 2 है। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या 2 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि आपका जो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और केल्विन जो है वह ताप को मापने में प्रयुक्त होता है। और आप लोग को बता दे कि मानव शरीर का जो तापमान होता है केल्विन में 310 केल्विन होता है। केल्विन में 310 केल्विन और सेल्सियस में जो होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 36.9 होता है। एग्जैक्ट 36.9 होता है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि लगभग में 37 डिग्री होता है। और फॉरेनहाइट में जो हम लोग नापते हैं वह 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को पता है क्वेश्चन पूछता है कि सेल्सियस में जो जल जमता है वह कितना डिग्री पर, फॉरेनहाइट में जो जल जमता है कितना डिग्री पर, केल्विन में जो जल जमता है कितना डिग्री पर। तो आप लोग को बता देते हैं। आप लोग तीनों में संबंध को पढ़ते होंगे। जैसे एक होता है आप लोग के पास हम रखते हैं एक सूत्र होता है, आप लोग इसे रिकॉल कीजिएगा, होता है C-0/100। C-0/100 अब बराबर F-32/180 अब बराबर जो होता है वह आपका K-273/100 के बराबर होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं C-0/100। कहने का मतलब ऊपर में जो 0 लिख रहे हैं वह जल जमेगा उस पे। और अगर 0 और 100 को अगर जोड़ देंगे नीचे वाला को, दोनों को मिला के तो जल उसमें पे उबलने लगेगा। यानी जल जो जमेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर और जल जो उबलने लगेगा यानी बॉयल जो होने लगेगा या बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह 100 डिग्री सेल्सियस पर। उसी तरह से हम लोग फॉरेनहाइट में देखते हैं। अगर हम फॉरेनहाइट में देखते हैं तो वहां पर हम बताए हैं F-32/180 बताए। यानी ऊपर में जो 32 है वहां पर आपका जल जो है कि जमने लगेगा। जल जो जमता है फॉरेनहाइट पैमाना पे वह 32 पर जमता है और जो जल उबलने लगता है फॉरेनहाइट पैमाना में वह 32 और 180 को जब जोड़िएगा तो 212 मिलेगा। वहां पर जो है कि जल फॉरेनहाइट पैमाना में जो है कि उबलने लगेगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और आप लोग को पता है कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और एक तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है वह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः हम लोग मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? और सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वह लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। और आप लोग को बता दें कि सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वह बैंगनी का होता है। किसका होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी का हुआ, इसीलिए सबसे कम प्रकीर्णन पूछेगा तो लाल का। किसका होता है? लाल का। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर हो गया, दूरी का एसआई मात्रक भी मीटर हो गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और विस्थापन जो होता है वह दो स्थान का सबसे कम दूरी को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। अगला क्वेश्चन, और जो विस्थापन होता है एक प्रकार की सदिश राशि होती है। विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि होती है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और विभवांतर का वोल्ट होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है। यानी कार्य और ऊर्जा दो एक ऐसी राशि है जिसका मात्रक समान होता है, अर्थात जूल होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। और विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। और दाब का मात्रक पास्कल होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट। और शक्ति यानी P बराबर सूत्र होता है W/T। W/T यानी कार्य बटे समय। कार्य बटे समय यानी कार्य को हम लोग मापते हैं जूल में और नीचे समय को मापते हैं सेकंड में। यानी जूल पर सेकंड जो होता है वह आपका शक्ति का ही मात्रक होता है। शक्ति का ही मात्रक होता है, जिसे हम लोग सामान्यतः वाट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को पता है कि 1 जूल बराबर जो होता है वह 10⁷ अर्घ के बराबर होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ। उसी प्रकार से जो आपका होता है कि बल का मात्रक जो न्यूटन होता है और बल का जो सीजियस मात्रक डाइन होता है, उन दोनों में संबंध जो होता है आप लोग को बताए थे। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, छोटी जी का नाम सुने होंगे। छोटी जी, जिसे हम लोग गुरुत्व जनित त्वरण जी कहते हैं, छोटी जी कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि छोटी जी के मान की एसआई इकाई वही होती है जो किस राशि की होती है? तो त्वरण का। किसका होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और आपका जो छोटी जी होता है, आप लोग याद करते होंगे, छोटी जी का जो मान होता है भैया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी छोटी जी का मात्रक पूछे या फिर आपका त्वरण का मात्रक पूछे, जिसे हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, जिसका सूत्र होता है निकालने के लिए, त्वरण निकालने के लिए होता है a बराबर होता है v - u/t। a बराबर होता है v - u/t। कहने का मतलब है कि v और u जो होता है वह दो प्रकार का चाल दे देगा और कुछ मात्रा में आपको समय दे देगा। तो बोलेगा बताइए त्वरण क्या आ गया? यानी कहने का मतलब त्वरण क्या होता है आपको हम समझाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 10 के स्पीड से बाइक चला रहे हैं, ठीक है, 10 के स्पीड से बाइक चला रहे हैं। अब कुछ देर के बाद आप क्या करते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ाकर 30 कर देते हैं। तो इसका मतलब आपका पहले का चाल जो था वो 10 था, अब बाद में बढ़कर चाल हो गया आपका 30। तो इसका मतलब अब v - u जो होता है, v का मतलब होता है जो आपका बाद वाला चाल हुआ और u का मतलब होता है जो आपका पहले वाला चाल था। अब बटे कितना सेकंड में आप उसको कन्वर्ट कर दिए, यानी कितना समय में उसको बढ़ा दिए, वो समय
से अगर भाग दे दीजिएगा यानी कि आपका हो जाएगा 30 माइनस 10 अब बटे अगर 5 सेकंड में हम बढ़ाए हैं, अगर हम उसको 5 से भाग दे दिए तो ये मेरा त्वरण निकल गया। क्या निकल गया? त्वरण। यानी कि प्रारंभिक यानी कि अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बटे 2 को अगर हम भाग दे देते हैं मेरा त्वरण निकल जाता है। क्या निकल जाता है? त्वरण निकल जाता है, जिसे हम लोग एक्सीलरेशन करते हैं, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, अर्थात ए बराबर v माइनस यू बाई टी। अब बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? इस पे जब आपसे सवाल आएगा तो आराम से इसको हल कर लीजिएगा। और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपका जो है कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और छोटी जी का मान भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर छोटी जी से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार उठता है, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा छोटी जी का जो मान होता है वह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। और आप लोग को पता है कि छोटी जी का मान हम लोग जब ऊपर या नीचे जाते हैं, कहने का मतलब पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जो जी का मान होता है वह घटता है। जी का मान क्या होता है? घटता है। आप लोग को हम एक सूत्र बताएंगे, आपका माइंड अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या है घटता है नहीं बढ़ता है। पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जो जी का मान होता है वह क्या होता है? घटता है। और आप लोग याद रखिएगा कि पृथ्वी के ध्रुव पर जो जी का मान होता है वह सबसे अधिक होता है। और ध्रुव जो होता है वह ऊंचा वाला स्थान होता है। ध्रुव जो होता है, मान लीजिए अगर ये मैप बनाते हैं तो आपका ऊपर वाला हिस्सा ध्रुव कहलाएगा और नीचे वाला हिस्सा जो सबसे नीचे रहेगा या फिर ध्रुव कहलाएगा, जहां पर कि 6 महीना का दिन और रात हुआ करता है, बहुत ही ठंडा वाला क्षेत्र है। वहीं इसके बीचों बीच जो गुजरता है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि पृथ्वी जो है वो उसमें 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। अगर आप ध्रुव पर जाते हैं तो यहाँ पर आपका जी का मान जो होगा सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक जो होता है वह ध्रुव पर होता है, क्योंकि यह ऊंचा वाला स्थान होता है। तो याद रखिएगा कि एक सूत्र होता है W बराबर mg, W बराबर mg। इसमें हम भार से तुलना करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम कुछ ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपका अपने हो जाएगा क्लियर। यानी पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है, तो इसका मतलब है कि सबसे कम जो होता है विषुवत रेखा पे। कहां पे कम होता है? विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है, याद रखिएगा। यानी ध्रुव पे सबसे अधिक, विषुवत रेखा पे सबसे कम। 2 क्वेश्चन हो गया। अगर तीसरा क्वेश्चन बनाएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है आपका, पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है वह आपका 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक ध्रुव पे, सबसे कम विषुवत रेखा पे, और इसका जो बीच सेंटर होता है वहां पर जो जी का मान होता है वह 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और आप लोग को अगर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहां से बनाएगा कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलने पर जी का मान क्या होगा? तो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। देखिएगा विषुवत रेखा पे कम हुआ, आपको बताएं सबसे अधिक ध्रुव पे होता है। तो अब बताइए कि विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर हम बढ़ेंगे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलिएगा बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ यहाँ पर रहता है। वही इसी क्वेश्चन को उल्टा के पूछ देगा कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलने पर जी का मान क्या होता है? तो घटेगा, क्योंकि घटते घटते आके यहाँ पर जो है कि आपका केंद्र पे 0 हो जाएगा और विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है लेकिन सबसे कम होता है, लेकिन केंद्र पे जो होता है वह 0 के बराबर होता है। समझ में आ गया? वहीं पर अगर इसको हम भार से अब रिलेट करते हैं, आपको पता चल गया होगा कि जी का मान कहां पर क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब भार के संदर्भ में करेगा तो एक सूत्र आप लोग जानते होंगे W बराबर mg। हम बार बार रिकॉल करवाते हैं W बराबर mg। ये जो सूत्र होता है ये भार का सूत्र होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना जो जी होता है वह आपका भार यानी W बराबर सूत्र होता है। तो आप लोग अब बताइए W बराबर mg, जब जी का मान ज्यादा होगा तो भार का मान भी वहां पर ज्यादा होगा, यानी जी के साथ साथ भार भी चलेगा, W भी चलेगा, क्योंकि दोनों समान में लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है। इन W बराबर mg। यानी अब बताइए यहाँ पर अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी भी वस्तु का भार सबसे अधिक होगा, तो बताइएगा ध्रुव पे। क्या बताइएगा? ध्रुव पे, क्योंकि जी का मान जो सबसे अधिक होता है वो कहाँ होता है? ध्रुव पे। वहीं अगर हम फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी भी वस्तु का भार सबसे कम होता है, तो बोलिएगा विषुवत रेखा पे। क्या बोलिएगा? विषुवत रेखा पे। वहीं अगर हम तीसरा क्वेश्चन आपको पूछे कि
अगर कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ रही है तो उसके वजन या भार में क्या परिवर्तन होगा, तो धीरे धीरे बढ़ते चल जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते। वहीं ध्रुव से जो आएगा विषुवत रेखा की ओर धीरे धीरे घटते हुए चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे, भार और द्रव्यमान में धरती आसमान का अंतर है। भार और द्रव्यमान में धरती आसमान का अंतर है। भार जो है एक प्रकार की सदिश राशि है और द्रव्यमान जो है एक प्रकार की अदिश राशि है। और भार जो होता है वह उसका जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। और भार और बल इन दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार और बल दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। और तीसरा अंतर दोनों में बता देते हैं कि द्रव्यमान जो होता है इसका मान पृथ्वी नहीं सब जगह पर जो है कि इसका मान बराबर होता है। द्रव्यमान कभी किसी भी वस्तु का चेंज नहीं होता है। लेकिन भार आप लोग को पता चल गया होगा कि जगह जगह पे परिवर्तित होते रहता है। इसका मतलब क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भार और द्रव्यमान में सबसे मुख्य अंतर क्या है तो आप लोग तीन को बता दीजिएगा आराम से, तो आपका ऑप्शन छटा जाएगा। तो याद रखिएगा भार और दोनों में अलग अलग राशि है, एक सदिश है एक अदिश है। यानी अदिश द्रव्यमान है और सदिश भार जो है वह सदिश है। और भार जो होता है वह आपका अलग अलग जगह पे जो है कि अलग अलग रहता है, लेकिन द्रव्यमान जो है कि समान रहता है। द्रव्यमान क्या है? समान। और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और आपका द्रव्यमान केजी होता है। द्रव्यमान केजी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दो कंटेंट दे देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा, तो घटेगा। पृथ्वी के देखिए दोनों अपोजिट होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति में दोनों जो है कि अपोजिट होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान, तो घटेगा। अगर बोलेगा पृथ्वी की घूर्णन गति अगर घट जाए तो जी का मान बढ़ेगा। जी का मान बढ़ेगा। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो यह राशि होता है वह किस राशि का मात्रक होता है, तो बताइएगा। बड़ी जी का मान सुने होंगे, अभी हम छोटी जी पे चर्चा किए थे, अब हम बड़ी जी पे चर्चा करते हैं, बड़का वाला जी पे चर्चा करते हैं। तो बड़का वाला जो जी होता है इसका जो एसआई मात्रक होता है वह नरेंद्र मोदी स्क्वायर बटे केजरीवाल स्क्वायर होता है। यानी एनएम स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, यानी नरेंद्र मोदी स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, केजरीवाल स्क्वायर जो होता है वह आपका बड़ी वाला जी का मान होता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि भले अभी नरेंद्र मोदी बहुत बड़े जी है या बहुत बड़े जो है कि व्यक्ति बन गए हैं, लेकिन आपके अरविंद केजरीवाल भी उनका पीछा करते हुए एक राष्ट्र पार्टी के रूप में दर्जा ग्रहण कर चुका है। यानी वो टक्कर देने के लिए जो प्रबल दावेदार बन चुका है। आप लोग को पता है कि वह इसी हिसाब में आपका जो है कि पंजाब के अंदर में भी जो है कि आपका आम आदमी पार्टी अपना सरकार बना ली पंजाब में। भगवंत मान सिंह अभी उनके मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग को बता दे कि आपका नरेंद्र मोदी स्क्वायर बटे केजरीवाल स्क्वायर जो है वह बड़ी जी का मान होता है। और बड़ी जी का जो मान होता है एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग को बता देते हैं 6.67। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में सहूलियत आएगा। 6.67 गुना 10 पे पावर माइनस 11। 6.67 गुना 10 पे पावर माइनस 11। बस यूनिट आप लगा दीजिए नरेंद्र मोदी स्क्वायर बटे केजरीवाल स्क्वायर। याद रख लीजिएगा, आपका आराम से बन जाएगा। और इसका जो मान होता है बड़ी जी का 6.67 वाला, यह मान देने वाले वैज्ञानिक थे आपके कैवेंडिश साहब। कौन थे? कैवेंडिश। आप लोग हेनरी कैवेंडिश का नाम सुने होंगे। हेनरी कैवेंडिश का नाम सुने होंगे जिन्होंने हाइड्रोजन गैस का खोज किया था। हाइड्रोजन गैस के जो खोजकर्ता थे आपके कैवेंडिश साहब, उन्होंने ही बड़ी जी का मान देने का काम किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और बड़ी जी और छोटी जी में सबसे मुख्य अंतर यही होता है कि बड़ी जी वह सार्वत्रिक नियतांक रहता है, उसका मान जो है कि हर जगह पर एक समान रहता है, एक समान रहता है बड़ी जी का मान। और छोटी जी का मान जो है हमेशा घटते बढ़ते रहता है, जैसा कि आप लोग देखें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग को बताएं, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही चीज है और दोनों का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। और सिर्फ प्रतिरोध का ओम होता है। सिर्फ प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। आगे बढ़ते हैं।
और इसका एक सूत्र बताए थे, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। यानी तार की लंबाई को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि तार के लंबाई के अनुरूप प्रतिरोध का भी मान बढ़ने का काम होती है। वहीं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को अगर हम घटाते हैं नीचे वाला को, तो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, चाल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। चाल पूछे या वेग पूछे, दोनों का मीटर प्रति सेकंड होता है। क्योंकि आप लोग जैसे जिस हिसाब से आप बाइक चलाते हैं, जिस स्पीड से, स्पीड यानी चाल हो गया, चाल को ही हम लोग वेग के रूप में भी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, उसमें घंटा जो आपका जो चाल दिखाता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिखाता है। उसी को छोटा रूप में हम ले सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी S बराबर होता है डी बाई टी, S बराबर होता है डी बाई टी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, उत्क्षेप बल का जो SI मात्रक होता है क्या होता है, तो उत्क्षेप बल का मतलब आपको बल ही समझना है, आपको मार देना है आंसर न्यूटन। क्या मार देना है, न्यूटन मार देना है। और न्यूटन ने ही गति का नियम भी दिया, आप लोग को पता होगा, न्यूटन ने ही गति का नियम दिया है। और गति का नियम इन्होंने प्रिंसिपिया नाम के पुस्तक में दिया था। याद रखिएगा, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि न्यूटन ने गति का नियम किस पुस्तक में प्रकाशित किया था, तो प्रिंसिपिया नाम के पुस्तक में प्रकाशित किया था 1687 में। 1687 में याद रखने का प्रयास कीजिएगा, 1687 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का SI मात्रक पास्कल। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण करते हैं, लेकिन आवेग में परिवर्तन को संवेग कहते हैं। आवेग में परिवर्तन को संवेग कहते हैं, लेकिन आप लोग को हम बताए थे कि संवेग में परिवर्तन के दर पूछ देगा, संवेग में परिवर्तन के दर पूछ देगा तो बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। और बल यानी F बराबर सूत्र होता है ma। F बराबर ma यानी मास गुना एक्सेलरेशन, यानी कि आपका द्रव्यमान गुना त्वरण जो होता है वह बल बराबर सूत्र होता है। और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, याद रखिएगा। और अगर कोई कार्य या काम या फिर वर्क अगर थीटा एंगल से संपन्न होता है, तो उसके लिए सूत्र आपको सीधा cos थीटा लगा देना है लास्ट में, यानी W बराबर FS cos थीटा। W बराबर FS cos थीटा, यानी F मतलब फोर्स, S मतलब विस्थापन, cos थीटा यानी कितना डिग्री एंगल से कम हो रहा होगा, आपको न्यूमेरिकल में वहां पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, वजन और बल इन दोनों का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। वजन यानी भार, और इधर हो गया आपका बल, दोनों का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। अगला क्वेश्चन, और विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटे समय, यानी I बराबर Q बाई टी बताए थे आपको, I बराबर Q बाई टी या फिर Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो चलिए आज जो है कि अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बार है हम लोग केमिस्ट्री में, तो आप लोग केमिस्ट्री में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आप लोग को बताए थे कि जो भी चीज पहले से था दूसरे में कन्वर्ट हुआ और दूसरे से पुनः पहले में आ गया, तो वह हो गया भौतिक। क्या हो गया, तो बर्फ का पिघलना और बर्फ का जमना दोनों का दोनों हो गया भौतिक, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बताए थे कि आइसक्रीम को पिघलने से रोकने के लिए उसमें जो मिलाया जाता है वह जिलेटिन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है कि जैसे आइसक्रीम वगैरह वाला सब जो उसमें यूज करता है, नमक भी यूज कर लेता है वो, लेकिन ओरिजिनल पदार्थ जिलेटिन का यूज किया जाना चाहिए अगर बर्फ को पिघलने से रोकना है। तो याद रखिएगा, बर्फ को पिघलने से अगर रोकना है तो उसमें जिलेटिन नाम का पदार्थ को मिलाते हैं, तभी वह जो है कि बहुत देर से पिघलता है और ज्यादा देर तक आइसक्रीम हम लोग बेच पाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। और अभी यहाँ पर हम 3-4 गो आपका नियम बोलने वाले हैं एग्जाम के लिए, जो कि रेलवे के किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, यह प्रबल क्वेश्चन है, आने के लिए दावेदार है अपने आप में। आप लोग को बताना है, कौन सा नियम यह कहता है कि
रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो आप लोग इसका मतलब द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर रहे हैं ना ही उसे नष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब द्रव्यमान का हम संरक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यानी याद रखिएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसे यूज किया जा सकता है। तो ऐसा नियम कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया था वह लेवाइसियो ने दिया था, जिसे हम लोग रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं। रसायन शास्त्र के जनक के रूप में लेवाइसियो को जानते हैं, या कोई कोई बुक लेवोजियर भी लिख देता है, दोनों एक ही नाम है, लेवाइसियो रहे या लेवोजियर रहे। तो समझना है आपको केमिस्ट्री का जो पिता हम लोग जानते हैं वह जानते हैं लेवाइसियो को, और उन्होंने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने का काम किया था। उसी प्रकार से आप लोग देखते हुए एक और स्टेटमेंट याद करते होंगे, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका मतलब उसमें ऊर्जा को हम संरक्षण कर रहे हैं, यानी वह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। कौन सा नियम है? और याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम आइंस्टीन साहब ने दिए हैं। किसने दिए हैं? यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम आइंस्टीन ने दिए हैं और द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिए हैं। किसने दिए हैं? और रसायन शास्त्र का जनक भी किसे कहता है? लेवोजियर को। रसायन शास्त्र का जनक भी लेवोजियर को। अगला क्वेश्चन अगर आपसे हम पूछे कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है, तो बताइएगा स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। स्थिर अनुपात का नियम जो दिया है वह जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। यह क्वेश्चन आप प्रीवियस जब बनाइएगा तो बहुत सबसेट में आपको मिलेगा, तो आप लोग जो है कि इसे कंटिन्यू बनकर आपको याद करना पड़ेगा। अब बताते हैं ये स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि जब दो तत्व मिलकर एक नया तत्व का निर्माण करते हैं, जैसे आप लोग जल पीते हैं, हम लोग जल पीते हैं, जल पे ही आपको हम याद करवा देते हैं या आपको कॉन्सेप्ट लगवा देते हैं। जैसे जल पीते हैं तो जल जो बना हुआ है वह दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यानी जल का जो सूत्र होता है वह H2O होता है, यानी एक हाइड्रोजन से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व ने अलग अलग अनुपात में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया है, जिसे हम लोग जल के रूप में देखते हैं। अर्थात याद रखिएगा कि दोनों का जो मान होता है वह स्थिर रहता है अपने आप में। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और 1 में आपका 2 से गुणा करेंगे तो वह 2 हो जाएगा। वहीं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, यानी कि अगर दोनों को हम कटाते हैं तो इधर 2 निकला था उधर 16 निकला था, तो 1:8 आ जाएगा कट के। यानी दोनों को जब कटाएंगे तो वह स्थिर अनुपात में ही रहेगा, दोनों घटे बढ़ेगा नहीं। अर्थात दो तत्व से मिलकर एक नया तत्व जो मिलता है वह स्थिर अनुपात के नियम को फॉलो करने का काम करता है। और यह देने वाले वैज्ञानिक थे आपके जोसेफ प्राउस्ट। उसी तरह से एक और आता है गुणित अनुपात का नियम। अपने आप में जितना कंटेंट बोल रहे हैं यह सिर्फ हम कंटेंट बोलते हैं, इसीलिए हमें जो है कि कंटेंट का बादशाह के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग जो है कि लगातार बने रहिए, कंटेंट ही आपके पास रहेगा तभी आप एग्जाम में फाइट कर पाइएगा। जैसे अगर कोई एक क्वेश्चन रटने से काम नहीं चलेगा, जैसे आपको गुणित अनुपात का नियम हम बता दिए, बस गुणित अनुपात का नियम पढ़ते हुए एक कुछ नहीं होगा, आपको वहां पर 2-4 अनुपात याद रखना पड़ेगा कि जैसे आपका माइंड काम करेगा। अरे ये तो एक ही याद किया, अगर इससे दूसरा नियम आ जाएगा एग्जाम में तो फिर हम क्या करेंगे। तो अगर आपको 4-5 गो अनुपात का नियम याद रहेगा तो आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में प्रवेश कीजिएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही देखिएगा। कोई अच्छा लड़का का तैयारी बहुत अच्छा रहता है लेकिन वो एग्जाम में जाके फ्लॉप कर जाता है, क्योंकि वो उसका जो प्रेशर रहता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो उतना अच्छा नहीं रह पाता है। लेकिन एक नॉर्मल बच्चा का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है, वो एग्जाम में जाके अच्छा करके आता है, क्योंकि वह जो भी क्वेश्चन जानता है बहुत ही अच्छी तरीका से बनाने का काम करता है और अच्छा से उसका रिजल्ट हो जाता है। इसीलिए आप लोग कंटेंट को अपने पास एब्जॉर्ब करके रखिए अधिक से अधिक, जिससे कि आपका एग्जाम निकलने में सहूलियत हो। तो उसी प्रकार से एक और नियम बनाते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम जो दिया था वह जॉन डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया है। गुणित अनुपात का नियम जो दिए हैं वो जॉन डाल्टन ने दिए हैं, और स्थिर अनुपात का जो नियम दिए हैं वो जोसेफ प्राउस्ट ने दिए हैं।
उसी तरह से एक और नियम है अपवर्जन का नियम। अपवर्जन का नियम वो पॉली ने दिए हैं, अपवर्जन का नियम पॉली ने दिए हैं। उसी तरह से एक और नियम है अनिश्चितता का नियम, अनिश्चितता का नियम, अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग किसने दिए हैं? हाइजेनबर्ग ने दिए हैं। उसी तरह से आपका एक और नियम है, जैसे आप लोग याद करते होंगे, आपको पता होगा कि एक वैज्ञानिक थे आपके जो है कि न्यूटन साहब, न्यूटन साहब ने ही शीतलन का नियम दिया था। शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया था। शीतलन का नियम किसने दिया है? तो न्यूटन ने। तो ये सब जो कंटेंट है आपको जो है कि एब्जॉर्ब करके रखना पड़ेगा और इसी से आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है वह किस नियम का फॉलो करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है वह संतुलित रासायनिक समीकरण को फॉलो करता है। और याद रखिएगा कि इससे संबंधित जो गुणित अनुपात का नियम दिया है वह डाल्टन ने दिया है। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया है? डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है निश्चित अनुपात का नियम जो दिया है वह किस वैज्ञानिक ने? जोसेफ प्राउस्ट। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट। और निश्चित अनुपात को ही कभी कभी स्थिर अनुपात का नियम पूछेगा तो समझ लेना है कि दोनों अपने आप में जो रहता है वह स्थिर रहता है तत्व, इसीलिए ये दिया है जोसेफ प्राउस्ट नहीं दिया है, जोसेफ प्राउस्ट नहीं दिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह किस नियम के साथ जो है कि सहमति करता है? तो स्थिर अनुपात का नियम। यानी कि आप ले लीजिए अधिक से अधिक मात्रा, लेकिन दोनों का जो रेशियो होने वाला है अगर कटाइएगा तो लास्ट में 3:8 के में ही आने वाला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों तत्व का। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन का लीजिएगा तो परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और उधर हो गया O2, और O2 का जो होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 32 आता है। जब आप इधर कटाइएगा दोनों को, इधर आप कितना आया था? आपका इधर आया था जो है कि कार्बन 6 CO2, कार्बन 6 2 12 और 32 को जब कटाइएगा तो आपका 3:8 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों जो रहेगा स्थिर अनुपात में ही रहेगा, जो कि आपका जोसेफ प्राउस्ट ने देने का काम किया था। अगला क्वेश्चन आप उसी तरह आप अमोनिया के अंतर्गत निकाल लीजिएगा। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 आ गया, और उसमें नाइट्रोजन का अलग से लगा लीजिएगा और आपका H का अलग से लगा लीजिएगा। दोनों का जो रेशियो आने वाला है 14:3 ही आने वाला है। यह भी जोसेफ प्राउस्ट के नियम का फॉलो करता है, जिसे हम लोग स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। लेकिन गुणित अनुपात का नियम डाल्टन, गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, रासायनिक संयोजन का नियम भी डाल्टन ने दिया है। रासायनिक यानी अपने आप में जो दोनों जो रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यह भी बताने वाले वैज्ञानिक थे डाल्टन। इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम जो दिया था यह भी दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप लोग जो है कि इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आप लोग को बताना है जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अब आप लोग को बताते हैं, जब जंगल वगैरह में जाइएगा तो वहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। यानी जंतु को बढ़िया मौसम मिल रहा है, बढ़िया ऐसा वहां पर जो है कि उसके लिए व्यवहार हो रहा है। यह जंतु के कहने का मतलब एक चीज समझिए कि जंगल में जंतु के अनुसार वहां पर जो है कि पर्यावरण है, तभी तो वो वहां पर रख के प्रजनन करते हैं और जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने का काम करते हैं। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच का जो संबंध कहलाता है वह इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी परिस्थितिकी कहलाता है, परिस्थितिकी कहलाता है, याद रखिएगा। इकोलॉजी यानी परिस्थितिकी। लेकिन इकोसिस्टम जो होता है वह अलग चीज होता है। इकोसिस्टम को हम लोग कहते हैं परिस्थितिकी तंत्र, परिस्थितिकी तंत्र। आप लोग को बता दे, इकोलॉजी शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वह एर्नेस्ट हैकेल ने किया था। इकोलॉजी हैकेल, इकोलॉजी हैकेल बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट बता रहे हैं। इकोलॉजी शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वह हैकेल ने किया था। और इकोसिस्टम का जो पहली बार प्रयोग किया था, याद रखिएगा, इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग हैकेल ने किया था
और इकोसिस्टम, टर्म यानी टी, टेंसले निकाल देंगे उससे आंसर। क्या निकाल देंगे? यानी इकोलॉजी को हैकल कर देंगे, इकोलॉजी को हैकल बना देंगे। और इकोसिस्टम, टर्म यानी टी यानी टेंसले। इकोसिस्टम शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया था वह टेंसले साहब ने किया था, और इकोलॉजी जो हो गया वह हैकल हो गया। इकोलॉजी हो गया हैकल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है और याद रखेगा, इकोसिस्टम का अगर पूछेगा कि पहली बार सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अगर ऑप्शन में रीटर रहेगा तो सबसे पहले रीटर को लगाएंगे, याद रखेगा। अगर रीटर नहीं रहेगा तभी तो दूसरा ऑप्शन को ढूंढेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हमारे शरीर के किस अंग में ग्लूकोज का जो विघटन होता है वह एनर्जी के रूप में टूटकर हमें शक्ति प्रदान करने का काम करता है। तो आप लोग को बताना है कि कोशिका का जो शक्ति गिरी कहते हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का शक्ति गिरी जो कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। और आप लोग को बता दे कि हमारे शरीर में तो ये तीनों कंटेंट हो गया, लेकिन अगर पादप के बारे में पूछे, पौधा सब के बारे में पूछे कि पादप का जो कोशिका घर कहा जाता है वह क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, यानी हरित लवक को कहा जाता है। हरित लवक, क्योंकि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे जो है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से सूर्य के किरण की उपस्थिति में भोजन बनाने का काम करती है। और हमारे पेड़ पौधे के अन्य भाग में जो भोजन को फैलाने का काम करती है वह फ्लोएम करती है। कौन करती है? यानी हमारे पौधे में खाद्य पदार्थ को विभिन्न अंगों तक जो पहुंचाने का काम करती है वो फ्लोएम करती है। और जल या पोषक पदार्थ को जो नीचे से लेके जाने का काम करती है, ले जाने का यानी जाइलम, ले जाने का जाइलम, और फैलाने का फ्लोएम। और आप लोग को बताए थे कि पेड़ पौधे सबके जो पत्ती सूर्य की ओर झुकी हुई रहती है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, तो वह उसमें एक हार्मोन पाया जाता है, पादप हार्मोन। ऐसे पेड़ पौधे में विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कार्य जो है ऑक्सिन नाम के हार्मोन का, वह है आपका पेड़ पौधे की पत्ती का सूर्य की ओर झुके हुए रहना। और उसमें से एक हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन का सबसे मुख्य काम है पेड़ पौधे का कोशिका विभाजन करना, कि पेड़ पौधे का कोशिका विभाजन करना, और कोशिका विभाजन कर करके यही पेड़ पौधे जो है कि आपका लंबा होते हैं। और आप लोग को बता दे उसमें से एक आपका हार्मोन पाया जाता है फ्लोरिजेंस हार्मोन। फ्लोरिजेंस हार्मोन के कारण जो होता है फूल खिलने का काम करता है, फूल खिलने का। देखते होंगे एक फूल होता है, सुबह जो है कि वह सुखड़ा हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा सा धूप वगैरह प्रकाश आता है तो वह फैल जाता है। समझिएगा फौसे फूल या फौसे फ्लोरिजेंस, फौसे फूल फौसे फ्लोरिजेंस नाम का हार्मोन के कारण। वहीं एक हार्मोन पाया जाता है एथिलीन। एथिलीन नाम का जो हार्मोन पाया जाता है वह आपका विभिन्न प्रकार के फल को पकाने के लिए, फल को आपका पूछेगा कृत्रिम रूप से पकाने के एसिटिलीन, फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन, लेकिन फल को जो कृत्रिम प्राकृतिक रूप से पकता है, यानी कि जैसे देखते होंगे आम जो है कि पेड़े में रहते रहते पक गया और जब अपने से गिरा तब खाते हैं तो उसका स्वाद कुछ अलग आता है। और जो हम लोग घर में तोड़ के पका के रख देते हैं, 2 दिन के बाद निकाल के खाते हैं उसको, या फिर मार्केट में जो आपका मिलता होगा पहले से रखा रखाया, उसका स्वाद अलग रहता है। वह एसिटिलीन के द्वारा पकाया गया है। और प्राकृतिक रूप से जो हम पकाते हैं वो एथिलीन, और एथिलीन जो रहता है वह आपका पेड़ में ही रहता है, उसमें देने की कोई जरूरत नहीं होती है। और वही एथिलीन हार्मोन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। किस रूप में? गैसीय रूप में पाया जाता है। और आप लोग को बता दें पेड़ पौधे में एक और हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है ट्राउमेटिन। बहुत अच्छा चीज है। ट्रोमेटिन नाम के हार्मोन के कारण ही पेड़ पौधे में जो घाव वगैरह हो जाता है, जैसे आप लोग देखते होंगे बच्चे सब में हम लोग क्या करते थे कि पेड़ पौधे का थोड़ा सा छाल जो है उसका छील लेते थे, ऐसे ऊपर से किसी चीज से बैठे बैठे मन नहीं लगता था उसको छील लेते थे। और छीलने के बाद देखते होंगे 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उस पर जो है कि घाव तरह उस पर चढ़ जाता है, ऐसे करके एक पपड़ी ऐसा उस पर बैठ जाता है। इसका मतलब जैसे अगर कुछ स्किन कटेगा तो 1-2 दिन के बाद उस पर बैठ जाएगा, ऐसे करके उस पर कुछ परत वो चढ़ जाता है और दर्द भी करता है। तो उसी तरह से पेड़ पौधे
भी एक सजीव जो है कि आपका जो है कि चीज है, इसीलिए उन्हें भी दर्द होता है। तो याद रखिएगा भगवान ने पेड़ पौधे में भी एक हार्मोन को उत्पत्ति किया था जिसका नाम है ट्राउमेटिन, और ट्राउमेटिन हार्मोन ही पेड़ पौधे में घाव को भरने का काम करती है। जैसे हमारे शरीर में घाव भरने का काम जो करती है वो विटामिन सी करती है, विटामिन सी करती है या लसिका भी करती है। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे को जो घाव भरने का काम या उसका इलाज करने का जो काम करता है वह ट्राउमेटिन नाम का हार्मोन करता है। इसीलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनकर आप सबों के समक्ष आता है कि पेड़ पौधे में उपस्थित किस हार्मोन को डॉक्टर हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? तो लगाइएगा ट्राउमेटिन। क्या लगाइएगा? ट्राउमेटिन। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया, अधिकांश कोशिका में जो प्रक्रिया होती है उसके लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए वह एटीपी से मिलती है। किससे मिलती है? एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो आप लोग को बता दे एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कोशिका के आत्महत्या की थैली जो जानते हैं किससे जानते हैं? लाइसोसोम। किसे जानते हैं? लाइसोसोम। और आप लोग को बता दें सभी प्रकार के कोशिका में से सबसे महत्वपूर्ण कोशिका जो होता है वह केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक। और केंद्रक का जो खोज किया था वह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में, सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज करने का काम किया था। बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप जब सेट लगाते होंगे तो आपको एग्जाम में मिलता होगा कि केंद्रक का खोज किसने किया है, तो ऑप्शन में रॉबर्ट ब्राउन रहेगा। आप आराम से टिक कीजिएगा, आपका नंबर प्लस में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लेकिन लाइसोसोम का खोज किसने किया है? डी डुबे। किसने किया? डी डुबे ने किया है। और याद रखिएगा लाइसोसोम में जो है कि हाइड्रोलिटिक नाम के एंजाइम पाए जाते हैं जिसका पीएच मान आपका 4.5 से 5 के बीच होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोलिटिक अम्ल जो पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक वो अलग चीज है, वो आमाशय वगैरह से निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक वो तो भोजन पकाने का काम, भोजन पचाने का काम करती है शरीर में। लेकिन याद रखिएगा हाइड्रोलिटिक अम्ल, हाइड्रोलिटिक अम्ल जो होता है वह लाइसोसोम में पाया जाता है जिसका पीएच मान 4.5 से 5 के बीच रहता है, यानी 4.5 से 5 के बीच होता है। और पित्त रस का पीएच मान 7.7, पित्त रस का पीएच मान 7.7, उसे हम लोग बाइल जूस भी कहते हैं। और खून और आंसू, खून और आंसू दोनों का पीएच मान 7.4 याद रखिएगा। खून और आंसू दोनों का पीएच मान 7.4। और आंसू जो निकलता है वह हमारे शरीर के लेक्रिमल ग्रंथि से निकलती है। किससे निकलती है? लेक्रिमल ग्रंथि से निकलती है। और याद रखिएगा लेक्रिमल ग्रंथि जो पाई जाती है वो आंख में पाई जाती है। उसी प्रकार से एक और ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पिनियल ग्रंथि। एग्जाम में बहु क्वेश्चन आता है कि पिनियल ग्रंथि हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाती है, तो पिनियल ग्रंथि हमारे शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। और थाइमस ग्रंथि भी मस्तिष्क में, थाइमस ग्रंथि भी मस्तिष्क में, पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में। और किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो वह भी पीयूष ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि। और इसका भार 0.6 ग्राम के बराबर होता है, 0.6 ग्राम के बराबर होता है। और आप लोग को बता दें कि पीयूष ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो सभी प्रकार के ग्रंथियों में से सबसे अधिक जो है कि हार्मोन का स्राव करती है। कुल 11 प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है आपका पीयूष ग्रंथि, इसीलिए यह मास्टर के रूप में काम करती है। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आपको बताएं थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि जो होता है वह हमारे शरीर के मस्तिष्क में ही पाया जाता है। यहाँ पर आगे में ही थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। और थाइमस ग्रंथि जो है वह बच्चों में बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि देखते होंगे थाइमस ग्रंथि का जानते हैं कारण क्या है? थाइमस ग्रंथि अगर किसी व्यक्ति में अच्छा से काम कर रहा है तो वह किसी भी चीज को बहुत लंबे समय तक याद रख सकता है, कोई भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकता है। लेकिन आप लोग देखते होंगे जब बुढ़ापा ढलने लगता है 50-60 के बाद, जब एज चल जाता है 60 के बाद, तो देखते होंगे कि बूढ़ा सब आदमी को उतना ज्यादा कुछ याद नहीं रहता है।
बोलिएगा कुछ सुबह में, शाम में वो कुछ बोलने लगेगा। तो याद रखिएगा कि उसका थाइमस ग्रंथि वो विलुप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? विलुप्त। यानी थाइमस ग्रंथि जो होता है वह बच्चे में अधिक पाया जाता है और आपका लगभग बुढ़ापा होते होते हुआ आपका जो है कि लुप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि थाइमस ग्रंथि जो होता है वह बुढ़ापा होने पर कौन सी ग्रंथि विलुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि। और बच्चों में यह अधिक पाया जाता है, इसीलिए किसी भी चीज को बच्चा जो है कि एक बार जब बच्चा में सुन लेता है ना, बार बार उसी चीज को रटने लगता है। तो इसका मतलब उसका कैपेसिटी जो रहता है वो अधिक रहता है समझने का किसी भी चीज का। और थाइमस ग्रंथि के कारण ही देखते होंगे जब बच्चा सब रहता है 1-2 साल का, तो वह सोता नहीं है जल्दी से, जो है कि हल्ला करते रहता है, परेशान करते रहती है मम्मी पापा को। तो कहने का मतलब यह है कि वही थाइमस ग्रंथि के कारण जो है कि बच्चा जब उसको गोद में लेकर जब खिलाइएगा या डोलाइएगा हाथ में लेके, तो वो देखते हैं धीरे धीरे सो जाता है। क्या होता है? सो जाता है। तो कारण यही है कि वह जो थाइमस ग्रंथि है वह जो है कि एक जब वो हिलेगा, आप बताइए बच्चा को हिलाएंगे तो थाइमस ग्रंथि भी हिलेगा। जब थाइमस ग्रंथि हिलेगा तो वह विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। जब वह हार्मोन का स्राव करता है तब जो है कि वह मस्तिष्क में पूरा फैल जाता है और फैलने के कारण ही जो है वह धीरे धीरे जो है कि उसे नींद या फिर सोने के लिए तत्पर कर देता है। तो बस उसको नींद आ जाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और जब यही ग्रंथि जब विलुप्त हो जाएगा बुढ़ापा में जाके, तो देखते होंगे कि वो लोग सोता ही नहीं है, रात में 12 बजे 2 बजे तक जग के बैठा हुआ है, कुछ से कुछ बोल रहा है। तो कारण वही है थाइमस ग्रंथि। समझ रहे हैं ये सब बात? तो ये सब चीज है। चलिए अब हम करंट अफेयर्स को लेते हैं। आज जो है कि मेन क्वेश्चन जो हम लोग दिए थे, ज्यादा नहीं, 8 से 10 क्वेश्चन करंट करेंगे जो एग्जाम के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट बैठेगा। तो आप लोग को बताना है सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वह भारत में है या नहीं है? नहीं है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वह वर्तमान समय में अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसे कि हम लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा के रूप में जानते हैं। आप लोग को पता है कि अमेरिका जो है वह कभी ना कभी आपका ब्रिटेन का गुलाम रहा था या ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था। तो वह आजादी कराने के उपलक्ष्य में ही कुछ दिन के बाद उसे फ्रांस सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा उसे गिफ्ट के तौर पर जो है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को दिया गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जो वर्तमान में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। लेकिन वह वर्तमान समय में सबसे लंबी नहीं है, सबसे लंबी हम लोग के यहाँ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसे हम लोग जो कहते हैं एकता की प्रतिमा, यूनिटी का प्रतिमा। क्योंकि डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह विभिन्न प्रकार के अखंड भारत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रांत को एक भारत में मिलाने का काम कर रहे थे। तो आप लोग को पता है, इसीलिए उन्हें भारत के पहले गृह मंत्री का भी पदभार जो दिया गया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और विभिन्न प्रकार के प्रांत को मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कार्यभार दिया गया। लेकिन वह जो है कि अकेले नहीं जाते थे, वह अपने साथ लेकर आपको वीपी मेनन को जाते थे और वीपी मेनन के साथ साथ कभी कभी जो है कि आपका जो है कि लॉर्ड माउंटबेटन भी चल जाते थे। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत के अंदर में सभी प्रकार के प्रांत को मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते थे, उसका साथ कौन देते थे? वीपी मेनन। याद रखिएगा, वीपी मेनन। और उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम लोग 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। और इन्हीं के उपलक्ष्य को या इन्हीं को प्रसिद्धि प्राप्त करवाने के लिए भारत सरकार के द्वारा या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 में याद रखेगा 2018 में उनके जयंती के जो है कि उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसका नाम है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। 182 मीटर है, याद रखिएगा 182 मीटर है। और इसे बनाने का जो काम किया था वह राम सुतार ने किया था। किसने किया था? राम सुतार ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी।
स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, नहीं कहते हैं कि हम लोग में सभी में इक्विलिटी देखने के लिए मिल रहा है, यानी समानता देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है? समानता। तो याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी पूछे या आपका समानता की मूर्ति पूछे तो मानेंगे आप लोग जो है कि हैदराबाद तेलंगाना में बना है। हैदराबाद कहां बना है? तेलंगाना में। यानी हैदराबाद जो वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, वहीं पर आपका संत रामानुजाचार्य का नाम सुने होंगे। संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का लगभग 216 फीट ऊंचाई की जो बनी है वह आपका हैदराबाद के अंदर बनी है। और याद रखिएगा, यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। याद रखिएगा, हैदराबाद जिसे जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। और जानते हैं आप लोग अभी थोड़ा समय दीजिए, जब हम स्पीडी लूसेंट को शुरू करेंगे तो यह बता देते हैं कि इतना कंटेंट देंगे, इतना कंटेंट देंगे वन लिनियर कि आप जो है कि उतना अगर कवर कर लीजिएगा तो अच्छा एग्जाम निकल जाएगा। तो आप लोग उतना टेंशन नहीं लीजिए, हमको सब चीज पता है कैसे एग्जाम निकलता है नहीं निकलता है। बस जिस तरह भरोसा किए हैं बस भरोसा रखिए। बस अंतर यही है कि बड़े बड़े कोचिंग में जब आप जाइएगा तो आपको कुछ वहां पर पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जब आपको यह यूट्यूब पे फ्री में उपलब्ध हो रहा है तो शायद आप इसे उतना वैल्यू नहीं दे रहे होंगे, लेकिन यह आपको वैल्यू एक दिन दिलवा के रहेंगे कि इस कंटेंट में कितना पावर था। भले जो है कि आपको यह फ्री में उपलब्ध हो जाता है, कोई चीज फ्री में जो है कि उसका वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन आप वैल्यू इसे दीजिए क्योंकि आपको कंटेंट मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का बताना है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज यह महाराष्ट्र के लातूर में बना है। महाराष्ट्र के कहां बना है? लातूर में। और आप लोग को बता दे, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता के रूप में जो हम लोग जानते हैं, जिसे आधुनिक युग का मनु भी कहते हैं, आधुनिक युग का मनु। और हमारे संविधान के जो कर्ता धर्ता थे बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हीं के उपलक्ष्य में आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टैच्यू ऑफ जो नॉलेज का स्थापना किया गया वह महाराष्ट्र के लातूर जिले में, महाराष्ट्र के लातूर जिले में याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हाल ही में कुछ दिन पहले भारत सरकार के द्वारा इनके जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाने का भी घोषणा किया गया है। समानता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं, 14 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वह राजस्थान के पाली जिले में है, राजस्थान के पाली जिले में। याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में है। और याद रखिएगा, यह मूर्ति जो बना है यह आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी का बना है। वल्लभ याद रखिएगा, वल्लभ से ही काम चल जाएगा। वल्लभ एगो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के अहमदाबाद में, और याद रखिएगा एक वल्लभ करके है वह राजस्थान के पाली में भी बना है। और वह आपका स्टैच्यू ऑफ पीस बना है, यानी शांति की प्रतिमा, शांति की प्रतिमा। और याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष जो हम लोग शांति दिवस मनाते हैं वह 21 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 मई को मनाते हैं शांति दिवस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत में पहली, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट ले लेते हैं, भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन जो चली थी, भारत में जो पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी वह डेट सहित कब चली थी? तो वह 15 फरवरी 2019 को चली थी। 15 फरवरी 2019 को चली थी आपका पहली बार वंदे भारत ट्रेन। और यह जो चली थी वाराणसी से दिल्ली के बीच चली थी, वाराणसी से दिल्ली, यानी वह से वंदे और वह से वाराणसी को पकड़ लेना है और वाराणसी से उसको दिल्ली घुसा देना है, याद रखेगा। और दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो चली थी वह दिल्ली से कटरा के बीच, दिल्ली से कटरा, कटरा जम्मू कश्मीर में, कटरा कहां है? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो चली थी वह किन दो शहर के बीच? तो दो महत्वपूर्ण शहर याद रख लीजिएगा, चेन्नई और बेंगलोर, चेन्नई और बेंगलोर, चेन्नई और बेंगलोर। और वंदे भारत ट्रेन जो आपका बनाने का काम करती है, ऐसे तो देखते हैं कि भारत के अंदर में आपका फ्रांस से समझौता किया जा रहा है। फ्रांस के एनसॉल्ट एविएशन कंपनी से वंदे भारत ट्रेन बनाने का निर्माण किया गया है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसको जो मॉडिफाई करने का काम करती है वह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर करती है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर करती है जो तमिलनाडु में स्थित है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का स्थापना जो 1950 में किया गया था, जो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। तो ये सब चीज
कंटेंट आप लोगों के बीच हम रखे अपने पूरे 100% दिल के साथ। तो अब बात उठता है यहाँ पर कि आप इसे कितना ग्रहण कर सकते हैं, तो आपको 100 में 100% कवर करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज है कि जब तक आप नहीं इसे हकीकत में इसे जो है कि अपने आप में उतारने का प्रयास कीजिएगा इस कंटेंट को, तो तब तक आप में एक प्रकार का जो है कि कंटेंट नहीं बन पाएगा माइंड में, तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए आज ही हम अपने अब सेशन को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।